हेलो स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान से जुड़ी कुछ सामान्य बातें की थी और हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्लास में डिवाइड करना। वर्गीकरण को हमने बताया था, वर्गीकरण में सजीवों को किस में विभाजित करते हैं, समूहों में विभाजन किया जाता है। अर्थात गुणों के आधार पर सजीवों को समूहों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने कुछ जंतु लिए जैसे गाय, मेंढक, सांप, कबूतर। ये मैंने वो नाम लिए हैं जो सामान्य दैनिक जीवन में आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हमें इन सभी सजीवों का वर्गीकरण करना है तो इनका वर्गीकरण करते समय हम क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, इन सभी सजीवों के मुख्य लक्षण हम ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए गाय जैसे ही हम नाम लेते हैं तो गाय की एक खासियत आपके दिमाग में आती है कि गाय में शरीर में क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती, क्योंकि गाय के शरीर में दूध स्रावित करने वाली ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां मौजूद होती और इस वजह से ये किस समूह का जंतु है, स्तनधारी समूह का जंतु। मेंढक सुनते ही आपके दिमाग में इसकी खासियत आती है, इसकी प्रवृत्ति उभयचर प्रवृत्ति है। उभयचर का मतलब जो जलीय भी होता है प्लस स्थलीय भी होता है। अर्थात अगर ऐसी प्रवृत्ति रख रहा है मेंढक तो मेंढक का समूह कौन सा होगा, उभयचर समूह, जिसको हम अंग्रेजी में एम्फीबिया कहते हैं। सांप की सबसे मुख्य खासियत, सांप रैंक के चलता है और रैंक के चलने की प्रवृत्ति की वजह से इसको कौन से समूह का सदस्य माना गया है, सरीसृप समूह का सदस्य माना गया, क्योंकि सरीसृप जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेप्टिलिया, उनकी मुख्य प्रवृत्ति होती है रैंक कर चलने की प्रवृत्ति। कबूतर उड़ सकता है और उड़ने की प्रवृत्ति किसकी होती है, पक्षी समूह के सदस्यों की। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ देखिए, अगर मैं किसी एक ऐसे सजीव का नाम लूँ जिनमें ये विशेषताएं हैं तो आप उस सजीव को इन सजीवों में से किसके साथ रखेंगे, उसकी समानता वाले समूह के साथ रखेंगे। जैसे देखिए, मैंने नाम लिया मोर। अब आपको पता है मोर के शरीर में स्तन ग्रंथि नहीं है, अर्थात वो इसमें नहीं आएगा। मोर जो है न जलीय स्थलीय प्रकृति नहीं रखता है, वो इसमें भी नहीं आएगा। रैंक के नहीं चलता है तो वो इसमें भी नहीं आएगा। लेकिन मोर के शरीर में पंख होते हैं और वो उड़ सकता है, तो आप तुरंत इन सब में से किस समूह में रखेंगे उसे, इसमें, क्योंकि इसमें जो दूसरा सदस्य है कबूतर, उसमें और मोर में समानताएं हैं। जिस तरीके से कबूतर उड़ सकता है उसी तरीके से मोर भी उड़ सकता है। तो गुणों के आधार पर या समानताओं के आधार पर हम जो समूहों में विभाजित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण। और वर्गीकरण जो है सजीवों का किया जाता है। जैसे सजीवों के वर्गीकरण की जब बात होगी तो सजीवों के वर्गीकरण में पादप भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, यानी पौधों का भी विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और जंतुओं का भी वर्गीकरण करते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने वर्गीकरण प्रणालियां पढ़ी। वर्गीकरण प्रणाली के अंदर हमने पढ़ा था 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली। हमारा सबसे मेन टॉपिक यही था पंच जगत प्रणाली। इस प्रणाली के आधार पर प्रकृति में जितने भी जगत है, सजीव है, वो डिवाइड किए हैं 5 जगतों के अंदर। कौन कौन से जगत थे सजीवों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। पंच जगत प्रणाली के अनुसार सजीवों को इन 5 जगतों में विभाजित किया गया है। इनमें से पहला जगत मोनेरा, जिसके सदस्य एक कोशिकीय होते हैं, और प्रोकैरियोटिक होते हैं।
अर्थात इनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और इनके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जिस कारण इन्हें प्रोकैरियोटिक सजीव कहा जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर वो सदस्य आते हैं जो एक कोशिकीय हैं लेकिन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब इनके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। फंजाई को मैंने आपको बताया था कवक कहते हैं, और कवक वो होते हैं जिनका शरीर कैसा होता है, बहुकोशिकीय, अर्थात इनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होती है, प्लस यूकैरियोटिक। प्लांट्स भी बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, एनिमल्स भी बहुकोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक। तो देखा जाए तो पंच जगत प्रणाली में जितने भी सजीव हैं उनको उनके गुणों के आधार पर, उनकी बनावट और संरचना के आधार पर समूह में विभाजित किया गया है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जंतु वर्गीकरण पर, किस तरीके से जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। जैसे जब भी हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में हमें सबसे मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ध्यान रखनी है वर्गीकरण का आधार क्या है। किस आधार पर हम सजीवों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे देखिए, जंतुओं का अगर वर्गीकरण करते हैं तो सबसे मुख्य आधार होता है नोटोकोड। नोटोकोड के आधार पर जितने भी सजीव हैं उन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये दोनों नाम आपके लिए जाने पहचाने नाम रहेंगे, जिन्हें आपने कहीं छोटी क्लासों में सुना है। हिंदी में नॉन कॉर्डेटा को कहते हैं अकशेरुकी और कॉर्डेटा को कहते हैं कशेरुकी। नॉन कॉर्डेटा या अकशेरुकी वह सजीवों का समूह है जिनमें नोटोकोड नहीं पाई जाती, अर्थात नोटोकोड कैसी है, अनुपस्थित। जबकि कॉर्डेटा वो समूह है जहां पर नोटोकोड क्या होगी, उपस्थित हो। तो नोटोकोड के आधार पर सजीवों को दो समूह में विभाजित किया गया है, या तो नोटोकोड अनुपस्थित होगी या उपस्थित होगी। और ज़्यादातर विकसित सजीव किस में आते हैं, कॉर्डेटा समूह में, जिनमें नोटोकोड पाई जाती है। मानव भी किस में आ रहा है, कॉर्डेटा ग्रुप में आ रहा है। दूसरा आधार हो सकता है वर्गीकरण का, जैसे कपाल के आधार पर। सजीवों को कपाल के आधार पर भी बांटा जाता है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कपाल क्या है। स्टूडेंट्स, कपाल क्या होता है, कपाल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेनियम। कपाल जो हमारा सिर वाला हिस्सा होता है, इस सिर वाले हिस्से के अंदर एक मजबूत संरचना है जो हमारे कुछ कोमल अंग जैसे मस्तिष्क वगैरह को सुरक्षा देती है। ये मजबूत संरचना जो है ये कपाल है। ये जो संरचना है जिसमें करोटी जो है, करोटी अपन कौन से हिस्से को बोलते हैं, करोटी हम ये वाले हिस्से को बोलते हैं, जिस हिस्से के अंदर ये कपाल आ गया, इसके अलावा चेहरे की हड्डियां आ गई, इसके अलावा कंठ की हड्डी आ गई, ये सब इसी में है। और इनमें से जो ये वाला हिस्सा है, करोटी से ये वाला हिस्सा जो है ये कपाल कहलाता है। कपाल एक मजबूत संरचना है जो अस्थियों की बनी हुई है, जिसके नीचे जो है मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। और इस आधार पर दो सजीवों के समूह हैं, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। अर्थात पहला समूह है क्रेनिएटा, जिसकी खासियत होती है कपाल उपस्थित, और दूसरा शब्द है एक्रेनिएटा अर्थात कपाल अनुपस्थित। तो कपाल के आधार पर दो सजीवों के समूह हैं या जंतुओं के समूह पाए जाते हैं।
इसी तरीके से नोटोकॉर्ड के आधार पर भी 2 जंतुओं के समूह पाए जाते हैं। अब हम किस में हैं? मानव जो है वो कौन से समूह में आता है? क्रेनिएटा में, अर्थात मानव के शरीर में कपाल पाया जाता है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। हमारे सिर में जो ऊपर की तरफ एक मजबूत जो संरचना है बॉक्स जैसी, जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित है, वो कपाल ही है। तो कपाल के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। एक हम वर्गीकरण कर सकते हैं उपांग या पाद के आधार पर। शरीर में उपांग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, इस आधार पर भी सजीवों के 2 समूह बांटे गए हैं। एक समूह है एपोडा और एक समूह है टेट्रापोडा। एपोडा, पोडा यानी कि उपांग, पाद, और ए लग गया तो इसका मतलब इनमें उपांग क्या होंगे? इनमें उपांग अनुपस्थित होंगे। और टेट्रापोडा में उपांग होंगे और वो भी 4 होंगे। तो उपांग उपस्थित, और वो 4 उपांगों में 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद पाए जाएंगे। तो ये भी वर्गीकरण का एक आधार है। अब आप देखिए मानव को किस में रखा गया? क्या मानव में उपांग होते हैं? यस। और मानव में उपांग है तो कितने होते हैं? 4, 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद। इस आधार पर मानव को किस समूह में रखा गया है? टेट्रापोडा समूह में रखा गया है। तो जंतुओं के वर्गीकरण करते समय हम इन आधारों को ध्यान में रखते हैं, जिस आधार पर हम सजीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो आपको इन सारे वर्गीकरण के आधारों की एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फिर इस जानकारी को यूज़ करके आप जंतुओं को विभाजित करेंगे। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, जिस चार्ट के अंदर नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को विभाजित किया जाता है। ऐसा वर्गीकरण चार्ट आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जिस पर हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे।